हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है। और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना नाम से जाना जाता है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक पंक्ति में राजेश दाएं से 15वें स्थान पर है और बाएं से 26वें स्थान पर है, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये पता लगाना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बताइए उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर लोगे। फॉर्मूला क्या है तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है टोटल, यानी कि टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि टोटल बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए टोटल हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बायां। बाईं तरफ से राजेश कितने स्थान पर है, 26वें स्थान पर है, तो यहाँ पर एल के स्थान पर हम क्या कर देंगे 26 रख देंगे। उसके बाद में क्या है आर का मतलब है राइट, यानी कि दाईं तरफ से राजेश कितने स्थान पर है, 15वें स्थान पर है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 15 रख देंगे आर के स्थान पर है। और यहाँ पर इन दोनों को टोटल करके इसमें से एक को कम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए टी बराबर हो जाएगा क्या, 26 के अंदर 15 को ऐड कर देंगे तो 26 और 15 हो जाएगा 41 है, और 41 में से -1 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 40, यानी कि उस पंक्ति में कुल व्यक्ति होंगे 40। अब हमें देखना है कि 40 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 40 हमें दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि x का अर्थ प्लस है, y का अर्थ माइनस है और p का अर्थ गुणा है, तो नीचे दी गई समीकरण का मान क्या होगा? यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए हमारे सामने एक समीकरण दिया गया है ये वाला। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान
क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई इस समीकरण के अंदर हमें कुछ अल्फाबेट लेटर्स दिए गए हैं और उनका अर्थ इस प्रश्न के अंदर बोला गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का अर्थ क्या है वो रखेंगे और जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण को सोल्व करेंगे। कैसे, तो वो देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमें स्पष्ट बोला गया है कि x का अर्थ है प्लस, तो x के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद में आगे हमें बोला गया है कि y का अर्थ है माइनस, तो y के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसी प्रकार से आगे बोला गया है कि p का अर्थ है गुणा, तो p के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब हम बनाएंगे नया समीकरण। यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले 10, उसके बाद में p का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर हम कर देंगे गुणा। उसके बाद में 2 यहाँ पर रख देंगे 2। उसके बाद में क्या है x का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस। फिर क्या है 5, तो यहाँ पर रख देंगे 5। उसके बाद में क्या है y के स्थान पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। उसके बाद में क्या है 5, तो यहाँ पर हम रख देंगे 5। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 का और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 10 दूना के 20। फिर यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है प्लस का 5 और यहाँ पर आगे बच रहा है माइनस का 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे और जो माइनस का उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 20 और प्लस का है 5, तो मेरे भाई 20 और 5 मिलकर बन जाएगा कितना, 25। फिर आगे क्या बच रहा है, आगे बच रहा है माइनस का 5, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 25 में से माइनस 5 कर देंगे। तो 25 में से माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 20। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 20। अब हमें देखना है कि 20 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 20 हमें दिया गया है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से समाचार पत्र का संबंध है पाठक के साथ में, उसी प्रकार से रोटी का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना है कि समाचार पत्र का संबंध पाठक के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से समाचार पत्र का संबंध है पाठक के साथ में, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि रोटी का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए समाचार पत्र का संबंध पाठक के साथ में कैसे है, तो जो समाचार पत्र होता है इस समाचार पत्र को तैयार करता है पाठक। अब इसी प्रकार से हमें बताना है कि रोटी को कौन तैयार करता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया गया है गेहूं। क्या रोटी को गेहूं तैयार करता है? तो नहीं सर, रोटी को गेहूं तैयार नहीं करता है। इसी प्रकार से ऑप्शन बी में दिया गया है खरीदार। क्या रोटी को खरीदार तैयार करता है? तो नहीं सर, रोटी को खरीदार भी तैयार नहीं करता है। इसी प्रकार से ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है उपभोक्ता। तो क्या रोटी को उपभोक्ता तैयार करता है? तो हाँ सर, रोटी
को उपभोक्ता तैयार करता है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा उपभोक्ता, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। ठीक है, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, पादपों और पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है श्वसन है, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण है, ऑप्शन सी है अपघटन है और ऑप्शन डी है पाचन है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी और ऑप्शन डी है पीली मिट्टी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है वर्ष 2015 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2016 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2017 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2018 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पेरिस समझौता हुआ था वर्ष 2015 में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से गंडक बांध जो बिहार राज्य में स्थित है ये किस नदी पर स्थित है? या फिर इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गंडक बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गंडक बांध जो बिहार में स्थित है ये गंडक नदी पर बना हुआ है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को कहा जाता है अलगोजा। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में ब्रिटिश शासन की नींव कब पड़ी थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी,
यानी कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी कब? 1757 प्लासी के युद्ध के बाद। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इससे भी महत्वपूर्ण सूचना है क्या मेरे भाई, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नेम से। इस यूट्यूब चैनल पर क्या होता है, हर शाम या फिर रोजाना शाम को 7 बजे क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है। किसके लिए? ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी ये मॉक टेस्ट लगाना चाहता है वो हमारे यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हर महीने की 15 और 25 तारीख को कंप्लीट 100 क्वेश्चनों का पेपर भी इसी यूट्यूब चैनल पर होता है। और आपके जितने भी दोस्त ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास और इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दक्षिण अरुणाचल हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि दक्षिण अरुणाचल हाथी रिजर्व अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत हुई थी वर्ष 1904 में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य में, और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो मेरे भाई ये दोनों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है पैडी प्लेन, ऑप्शन बी है आर्चिड, ऑप्शन सी है स्लाइडेन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पवन द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है पैडी प्लेन। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसके नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था?
तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। तो याद रखना स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत ने अपना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया था? ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी है 1965 में, ऑप्शन सी है 1972 में और ऑप्शन डी है 1990 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत ने अपना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में बनाया था। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा था समुद्र गुप्त। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और बिना देरी के इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अंडमान द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अंडमान द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से भी पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नाम से, तो उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि उस चैनल पर रोजाना शाम को 7 बजे मॉक टेस्ट होता है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी मॉक टेस्ट लगाना चाहता है तो उस चैनल से आप जरूर जुड़े। ठीक है, और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं
इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।